हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन जलवायु, इसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं उनको हम कवर करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे आने वाला जो डीएसएसबी एग्ज़ाम है या केवीएस है या एस्टेट है या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, इसमें से ज़रूर ना ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लाइनों को, ठीक है, कवर करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइनें करा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम क्या है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और जलवायु किसे कहेंगे हम? ठीक है, कोई भी क्षेत्र है। लेकिन हम ये देखते हैं उसमें कि 30 वर्षों से अधिक समय में मौसम की जो अवस्थाएं रही हैं या विविधताएं रही हैं, उन सबको मिला दिया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तापमान, कुछ और जैसे, ठीक है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। क्या ये सभी हैं या दो हैं या तीन हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ये सभी हैं, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो है ना वर्ष को हमने बांट रखा है कि भाई ये वाले मौसम जो है ना वो ग्रीष्म वाले हैं, ये वाले महीने जो हैं ग्रीष्म ऋतु के हैं, ये महीने जो हैं शीत ऋतु के हैं, ये महीने जो है वर्षा ऋतु के। अगर इसको हमने किस आधार पर किया हुआ है विभाजित? वो किया हुआ है महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर। ठीक है, फिर है ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि मानसून का अर्थ क्या है भाई? तो मानसून का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, राइट। फिर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जलवायु है ना वो किस प्रकार की जलवायु है आपको? फिर आप बोलोगे मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये याद रखना, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु। और यही जो जलवायु है, जो मानसूनी जलवायु है, वो एशिया के किस डायरेक्शन में देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में, राइट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आऊँ, एक लाइन और इम्पॉर्टेंट लगी मुझे, आप ये रीड कर लेना। लेकिन यहाँ पे ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि हमने देखे कि वर्षण के रूप में वर्षा का जो रूप होता है, चाहे प्रकार है, चाहे उसकी मात्रा है, चाहे वर्षा ऋतु के अनुसार उसका वितरण है, इन सब में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में जो है ना वर्षा किस रूप में होती है? वो है हिम के रूप में, और बाकी क्षेत्रों में तो वर्षा के रूप में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो आप बेटा कि देश के अधिकतर भागों में जो वर्षा होती है ना वो जून से सितंबर तक होती है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें जहाँ पर अक्टूबर नवंबर में भी बारिश होती है। तो वो कौन सा एरिया है? वो है तमिलनाडु तट। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु तटों पर इन महीनों में भी बारिश होती है। तो ये याद रख कर लेना, ठीक है। हाँ, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे आप कोई भी तटीय क्षेत्र है आप देखो, तो वहाँ के तापमानों में अंतर क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन देश के जो आंतरिक भाग होंगे उसमें उनमें अंतर का आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, राइट। ये कि आंतरिक भागों में जो अंतर रहेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जो है तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर क्या होगा? कम होगा। उसी तरह से ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा होती है वो सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है। तो किस डायरेक्शन में वर्षा की मात्रा उत्तरी मैदानों में घटती है? तो है पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, राजस्थान की घरों की जो दीवारें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? छतें किस प्रकार की होती हैं? मोटी होती हैं। छत जो कैसी होती है? चपटी होती है। फिर ढाल वाली छतें कहाँ पाई जाती हैं? तराई क्षेत्र हो या गोवा या मैंगलोर वाले एरिया में। ठीक है, बांस के खंभों पर जो घर बने रहते हैं वो कहाँ पर बने रहते हैं? असम में। जलवायु नियंत्रण किस प्रकार से होता है? किन कारकों के द्वारा होता है? तो ये याद कर लेना। ये ऑप्शन में आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले क्या क्या कारक है? वो है अक्षांश, तुंगता,
यानी कि ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चवच लक्षण। तो पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बाकी छोटी क्लासेस में कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, अक्षांश क्या होती है, आपकी जो लेटी हुई रेखाएं होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं, यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है। तो अक्षांश में हमारा अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षांश किस प्रकार से हमारी जो जलवायु उसको नियंत्रित करती है। तो अगर आप पृथ्वी की आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो उसके अक्षांश भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारे जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो हर एक अक्षांश पे अलग अलग प्राप्त होती है। इसी वजह से परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ क्या होता है, घटता चला जाता है। राइट। फिर है आपके पास ऊंचाई। ऊंचाई से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचाई की तरफ जाएगा, सपोज वो हिमालय वाले रीजन में जाएगा, तो वायुमंडल की सघनता क्या होगी, कम होगी, और तापमान क्या होगा, घटेगा। और इसी वजह से अगर आप जो पहाड़ियाँ वाला एरिया होता है वो गर्म के मौसम में भी कैसा होता है, ठंडा होता है। फिर आपका तीसरा कि वायुदाब और पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का पवन तंत्र या वायुदाब उस क्षेत्र के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुदाब तथा किसी क्षेत्र का वायुदाब या पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है, तो उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। और इसी तरह से ये जो है वायुदाब और पवन तंत्र है वो तापमान तथा वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करते हैं। आपको ये पता है कि समुद्र वाली की जो जलवायु होती है वो समकारी होती है। ठीक है, समकारी का मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये जो समकारी प्रभाव जो होता है वो कम होता चला जाता है। फिर है एक आपका ये है कि आपने देखा होगा कि गर्मी में हम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय अवस्था। ठीक है, फिर है आपका महासागरीय धाराएं। वो जो महासागरीय धाराएं होती हैं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, आपको पता है कि समुद्र से तट की ओर चलने वाली कुछ हवाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसी वो हवाएं होंगी वैसे ही तटीय क्षेत्र की जलवायु भी हो जाएगी। अगर वो ठंडी है तो तटीय क्षेत्र भी ठंडा हो जाएगा, अगर ये हवाएं गर्म हैं तो तटीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ आपके कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में महाद्वीपों के कौन से किनारों पर स्थित है, पश्चिम किनारों पर स्थित है। फिर है उच्चावच। ठीक है, जितने भी आपके पर्वत है, पहाड़ हैं, वो सब ठंडी या गर्म हवा को क्या कहते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि जो पर्वत होता है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक में बारिश होती है, एक में बारिश नहीं होती। तो किस पर्वत के किस एरिया में बारिश नहीं होती, तो या उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पवन विमुख ढाल। ठीक है, अब इसी तरह से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यही रहेंगे, अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्च उच्च लक्षण। तो अक्षांश हमें पता है कि हमारे देश के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा के ऊपर जो वाला भाग है वो आपका उत्तर की तरफ भाग है, उसमें जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, जबकि कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है उसमें आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको भारत में दोनों जलवायु देखने को मिलती हैं। फिर आपकी ऊंचाई, ये पूछा जा सकता है कि भारत की जो हिमालय की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर, और तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, फिर है आपका ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है ना किस प्रकार की व्यापारिक भवनों का वाला क्षेत्र में स्थित है, तो वह है उत्तर पूर्वी व्यापारिक भवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये याद कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन कि भारत जो है ना किस प्रकार के व्यापारिक भवनों के क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पूर्वी। ठीक है, और जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक भवनें होती हैं वो कहाँ से पैदा होती हैं, वो पैदा होती हैं उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक भवनें होती हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं,
उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेटियों से उत्पन्न होती हैं। और फिर ये किस तरह बहती है, दक्षिण की तरफ बहती हैं। और कोरिस बल के कारण जो है ये अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और विषुवत का जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है उसकी तरफ बढ़ती है। फिर ये पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने में नमी की मात्रा अधिक होती है, चाहे अधिक होती है कम होती है। तो आप बोलोगे कि नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये पवनें जो है ना वो स्थलीय भागों से उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, इसीलिए इन पवनों से कोई भी बारिश नहीं होती है। ठीक है। फिर कोरिस बल क्या होता है? अब आप ये भी पूछा जा सकता है कि कोरिस बल क्या है? जो पृथ्वी हमारी घूमती है उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरिस बल कहते हैं। इस बल के कारण क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और जो है मुड़ जाती हैं। इसे फेरल नियम भी कहा जाता है। फेरल नियम किसे कहा जाता है? कोरिस बल को। कोरिस बल में क्या होता है कि पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और मुड़ जाती हैं। ठीक है। फिर है आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में किस प्रकार का दाब होता है? वो होता है उच्च दाब। इसकी वजह से यहाँ पर फिर इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागर क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। ठीक है। ये याद कर लेना कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में किस प्रकार का दाब है? वह है उच्च दाब। ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि आंतरिक एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। गर्म हवा आ गई ना तो निम्न दाब क्षेत्र का उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। उच्च दाब में था पहला शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब के कारण वायु जो है पूरी तरह से बदल गई। ठीक है। और वायु क्या करती है, दक्षिण में स्थित जो आप दक्षिण में हमारे क्या है, हिंद महासागर, तो वहाँ के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए जो विषुवत वृत्त है उसको पार करते हुए महाद्वीप जो भारत महाद्वीप है उस पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये है। ठीक है। उच्च उच्च एरिया में उच्च दाब वाले एरिया में उत्पन्न हुई और भारत की ओर जो निम्न दाब वाला क्षेत्र था वहाँ पर जाकर आई और फिर इससे क्या होगी, हमारी बारिश होगी। ठीक है। तो ये याद कर लेना कि दक्षिण हमारे जो भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा किन पवनों के कारण होता है। भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा जो है किन पवनों के कारण होता है, उसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें। ठीक है। फिर जेड धाराओं की अक्षांश पूछे जा सकते हैं कि जेड धाराएं कितने अक्षांशों पर स्थित होती हैं? वो स्थित होती हैं 27 से 30 के उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसीलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेड धाराएं कहा जाता है। ठीक है। फिर है आपके पास ये, हाँ, कि जेड धाराएं क्या हैं और आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि ये क्षोभ मंडल में है। ठीक है। इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी गति इतनी है। ठीक है। ये याद कर लेना। और सबसे जो स्थिर जेड धाराएं होती हैं वो कौन से अक्षांश में होती है? तो वो मध्य अक्षांशीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जेड धाराएं हैं। ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर जो, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, पश्चिमी जेड धारा हिमालय के किस ओर चली जाती है? उत्तर में चली जाती है। और एक पूर्वी जेड धारा जिसे उपोष्ण पूर्वी जेड धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के लगभग ऊपर उत्तर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है। ठीक है। फिर है आपका, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सर्दी के महीने में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? राइट। तो वो होती है आपकी पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण। ठीक है। फिर है आपका भारतीय मॉनसून में कल करवाऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको भारतीय मॉनसून के बारे में देखने को मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। इनमें ये इंपॉर्टेंट लाइनें ज़रूर कर लेना क्योंकि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।